कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम वनस्पत जगत के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत हमने आपको शैवाल अर्थात एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में आपको अवगत कराया जा चुका है। आज इसी कड़ी में प्लांट किंगडम चैप्टर के अंतर्गत अगला टॉपिक जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी बताने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया बताई गई बातों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और अपनी नोट कॉपी में लिखते चलिएगा। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, इसमें आपको जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, इनके विशेष लक्षण क्या होते हैं और इनका आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से समझना होगा। टेरिडोफाइट से ये विकसित प्लांट होते हैं। पिछले वीडियो में आपने टेरिडोफाइट्स और उनके कैरेक्टर्स के बारे में समझा था और देखा था कि टेरिडोफाइट्स की क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम इसी कड़ी में अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। नाम से स्पष्ट है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड और स्पर्मा मीन्स होता है सीड, अर्थात अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, परंतु वे बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, अर्थात बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज फलभित्ति में बंद नहीं होते। अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं, अर्थात किसी खोल, भित्ति या फल में बंद नहीं रहते हैं, इसीलिए इन पौधों को अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म का अर्थ हुआ खुले बीज वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म शब्द का उपयोग सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने असुरक्षित बीज वाले पौधों, प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड्स के लिए किया था। अनावृत बीजी की लगभग 900 स्पीसीज संपूर्ण विश्व में उपस्थित हैं। गोबेल ने अंडाशय रहित फेनरोगैम्स कहकर इनका परिचय दिया था। आवृत बीजी स्पर्मेटोफाइटा के सबसे पुरातन पौधे हैं और ये पादप पूरे विश्व में पाए जाते हैं, जिसमें जीवित और जीवाश्म दोनों प्रकार के पादप आते हैं। साइकस गिंगो वाइलोबा तथा शिकुआ को जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, लिविंग फॉसिल्स कौन से हैं? एक तो है शिकुआ और दूसरा है साइकस गिंगो बाइलोबा। ये जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाने जाते हैं। चूँकि ये पौधे जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में मिलते हैं, शिकुआ समपरवाइरेंस विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पौधा होता है। इसका भी नाम याद रखिएगा, शिकुआ समपरवाइरेंस। ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाला वृक्ष है और ये कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है। इसकी खासियत होती है, इसके ट्रंक में से 2 कारें एक साथ गुजर सकती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका तना कितना मोटा होता होगा। और इसी वर्ग का एक दूसरा पौधा है जिसे हम जैमिया पिग्मिया, नाम याद रखिएगा, जैमिया पिग्मिया कहते हैं। यह सबसे छोटा पौधा होता है। इस तरह से जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी की कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, और ये मुख्य रूप से प्राय लंबे, काष्ठी और बहुवर्षीय वृक्ष या श्रप्स होते हैं।
अधिकांश पौधे झाड़ियों या सदाबहार वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जैमिया पिग्मिया एक शाकी पौधा है, हर्ब होता है। इस तरह से अब आता है कि जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, अर्थात इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस वर्ग के पौधे बहुवर्षीय, काष्ठीय और सदाहरित होते हैं तथा मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। ये मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं, अर्थात इनका नेचर जीरोफिटिक होता है, जिनमें रंध्र तो पत्तियों में होते हैं, लेकिन वो रंध्र पत्तियों में धंसे हुए होते हैं, अर्थात संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं तथा एपिडर्मिस और क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। ये विशेषता जीरोफिटिक प्लांट या मरुद्भिद पौधों की होती है। सामान्यतः इन पौधों के जाइलम ऊतक में वाहिनियाँ और फ्लोएम ऊतक में सहकोशिकाएं अर्थात कैंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, इनमें वाहिनियाँ और जाइलम में वाहिनियाँ यानी ट्रैकिड्स और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। इनमें जन्नांग प्रायः एक लिंगी शंकु, जिसे हम कोन कहते हैं या स्ट्रोबिलस कहते हैं, इसके स्ट्रोबिलस या कोन के रूप में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होते हैं। और जो मेल कोन होता है अनेक सूक्ष्म बीजाणुपर्णों अर्थात माइक्रोस्पोरोफिल्स, और जो मादा कोन होता है वो मेगास्पोरोफिल से मिलकर बना होता है, अर्थात इसके जन्नांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नर शंकु जो कि माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना होता है, और मादा जन्नांग जिसे मादा शंकु ये मेगास्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म बीजाणुपर्णों पर सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, जिन्हें हम परागधानियाँ या पॉलन सैक के नाम से जानते हैं, जो कि समूहों में उपस्थित होती हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानियों में पराग मात्र कोशिकाएं पॉलन मदर सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, और जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस के परिणाम स्वरूप बहुत से सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है, जो अंकुरण करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक बीजांड या ओयूल के न्यूसेलस में स्थित महाबीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक क्रियाशील मेगास्पोर के रूप में शेष बचता है। और यही क्रियाशील मेगास्पोर के विभाजन और वृद्धि के साथ मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इनमें परागण वायु द्वारा होता है, द्विनिषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन इससे भी आगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का विशेष कैरेक्टर होता है, उसमें पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। गैमेटोफाइट पीढ़ी बहुत कम विकसित होती है और यह स्पोरोफाइट पीढ़ी पर ही निर्भर होती है, अर्थात जिम्नोस्पर्म के पौधों की विशेषता होती है कि इनका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। निषेचन के बाद जायगोट भ्रूण तथा बीजांड बीज बनाते हैं। इस तरह से साइकस, पाइनस, इफिड्रा आदि जिम्नोस्पर्म के प्रमुख उदाहरण होते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधों में मुख्य रूप से हम साइकस पौधे का उदाहरण लेकर आपको इनमें पीढ़ी एकांतरण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइकस में पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होता है? जिम्नोस्पर्म में साइकस का एग्जाम्पल
जिसके द्वारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझना है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। साइकस के पौधे के जीवन चक्र तथा जीवन इतिहास का अध्ययन करने में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साइकस एक स्पोरोफाइट पौधा है जो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए गैमेटोफाइट पीढ़ी को जन्म देता है। स्पोरोफाइट पीढ़ी एक लिंगी होती है जिसमें मादा पौधे पर लगे महाबीजाणुपर्ण पर बीजांड लगे होते हैं, जिनमें महाबीजाणु उत्पन्न होते हैं, तथा नर पौधे पर उत्पन्न नर शंकु पर बहुत से सूक्ष्म बीजाणुपर्ण लगे होते हैं जो कि सूक्ष्म बीजाणुधानियों को जन्म देते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ असंख्य सूक्ष्म बीजाणुओं अथवा पराग कणों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार महाबीजाणु तथा सूक्ष्म बीजाणु क्रमशः मादा तथा नर पौधों पर उत्पन्न होते हैं। महाबीजाणु तथा सूक्ष्म बीजाणु गैमेटोफिटिक या युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकाएं हैं। ये क्रमशः महायुग्मोद्भिद या मेगा गैमेटोफाइट तथा सूक्ष्म युग्मोद्भिद या माइक्रोगैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। इससे मादा युग्मक स्त्रीधानी में उपस्थित अंड के रूप में तथा नर युग्मक स्पर्मेटोजॉइट्स के रूप में उत्पन्न होते हैं। परागण और निषेचन के पश्चात दोनों रचनाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप ऊष्पोर बन जाता है, जिसे हम निषिक्तांड कहते हैं, और यही ऊष्पोर बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। अर्थात इस प्रकार फिर से स्पोरोफिटिक पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार स्पोरोफिटिक पीढ़ी और गैमेटोफिटिक पीढ़ी एक दूसरे के बाद क्रमशः आती रहती हैं और यही चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म का साइकस का एक मेल प्लांट है जिसमें मेल कोन लगा हुआ है मेल सेक्स आर्गन के रूप में, और दूसरी तरफ फीमेल प्लांट दर्शाया गया है जो उसमें फीमेल सेक्स आर्गन दिखाई पड़ रहा है। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जबकि फीमेल तरफ फीमेल मेगा स्पोरोफिल से मिलकर बना है जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल होती है। फिर ये माइक्रोस्पोरोफिल इसके अंदर टेट्राहेड्रल टेट्रायड ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनता है और इससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनती है। इसी प्रकार मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ओयूल होता है, मियासिस होती है। मियासिस के परिणाम स्वरूप लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बनता है जिसमें 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। एक मेगा स्पोर जो होता है शेष बचता है वह फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, और इस प्रकार से पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर और इधर मेगा स्पोर का फ्यूजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊस्पोर बनता है, और ऊस्पोर के परिणाम स्वरूप प्रोएम्ब्रियो बनता है। प्रोएम्ब्रियो से डेवलप होकर के फिर से स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से साइकस के प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में किस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसके बाद फिर आता है कि जिम्नोस्पर्म के पौधे किस प्रकार से हमारे लिए आर्थिक महत्व के होते हैं, अर्थात किस प्रकार से ये पौधे हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो आर्थिक महत्व के रूप में जिम्नोस्पर्म के पौधों का उपयोग भोजन के रूप में, कागज़ के निर्माण में, इमारती लकड़ी और ईंधन के रूप में, इन्हीं ग्रुप के कुछ पौधों से वाष्पीय तेल या एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, कुछ से रेजिन और टेनिन्स मिलता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो औषधियाँ प्रदान करते हैं, और कुछ पौधों से झाड़ू और रस्से बनाए जाते हैं, तथा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावट के काम आते हैं। लगभग सभी पौधे
बाग बगीचों और वाटिकाओं में सजावटी पौधों के रूप में उगाए जाते हैं। इनमें गिंगो बाइलोबा अपनी सुंदर पत्तियों के लिए उगाए जाते हैं। साइकस, पाइनस, एबीज, टेक्सास, थ्यूजा, क्रिप्टोमेरिया आदि बाग बगीचों में लगाए जाने वाले अनेक ये कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं। मैदानी भाग में रहने वाले लोगों ने भी शंकुधारी ऑरिकेरिया को शोभनीय सदाबहार पादप के रूप में उगाना शुरू कर दिया है। अर्थात जिम्नोस्पर्म के अनेक ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के लिए करते हैं। साइकस और कुछ अन्य साइकाइड के तनों और बीजों से स्टार्च मिलता है जिसे हम सागो कहते हैं। यह जापान में भोजन के रूप में काम आता है। आसाम और कुछ द्वीपों में साइकस के बीज भूनकर खाने के काम आते हैं। पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। इसके वृक्ष हिमाचल प्रदेश में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। कई देशों में नीटम की शाखाएं और पुष्पक्रम सब्जी के रूप में उपयोग में आते हैं और गिंगो बाइलोबा के बीज चीन और जापान में खाने के काम आते हैं। इस प्रकार से अनेक ऐसे जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं जिनसे हम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जामिया से स्टार्च प्राप्त होता है। साइकस से सागो मिलता है जो कि एक प्रकार का स्टार्च होता है जो साबूदाना और डबल रोटी बनाने के काम में आता है। जापान में साइकस रिवोल्यूटा के जड़ और तने से एक विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जो कागज़ बनाने के काम आते हैं। कुछ कोनिफर वृक्षों की मुलायम और रेशेदार काष्ठ लुगदी बनाने के काम आती है और इसी लुगदी के द्वारा कागज़ और गत्ते बनाए जाते हैं। तो कागज़ बनाने में मुख्य रूप से नीटम और पाइसिया के पौधे इस्तेमाल होते हैं जिनसे एक अच्छी क्वालिटी का कागज़ प्राप्त होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो फर्नीचर की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इमारती लकड़ी के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। कोनिफर वृक्षों से इमारती लकड़ी और ईंधन प्राप्त होता है। चीड़ की लकड़ी जिसे आपने सुना होगा सस्ती काष्ठ के रूप में काम आती है। रेडवुड से सिक्वोया बोलते हैं। देवदार और एबीज तथा स्फुर की काष्ठ अपने टिकाऊपन और आकर्षक रंगों के कारण कीमती फर्नीचर और इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग में आती है। जूनिपेरस की लकड़ी पेंसिल, होल्डर और फुटे आदि बनाने के काम आती है। घटिया किस्म की लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के काम में भी आ जाती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मेडिसिन्स मिलती हैं। एफिड्रा के रस से एफेड्रिन एक एल्कोलाइड प्राप्त होता है जिसका उपयोग दमा तथा श्वास और अन्य रोगों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। टेक्सास की पत्तियों और बीजों से एक विषैला पदार्थ निकलता है जो कि औषधियों बनाने के काम आता है। जिनिपेरस का तेल भी औषधियों के रूप में काम आता है। साइकस की बाल पत्तियों का रस पेट के विकारों और त्वचा के रोगों में लाभकारी होता है। इसके बीजों को पीसकर नारियल के तेल के साथ जख्म और चोट आदि पर लगाने से लाभ होता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे महत्वपूर्ण पौधा है इफिड्रा। इस पौधे से एफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त होती है। इस एफेड्रीन का उपयोग जुकाम, खांसी और अनेक रोगों के निदान में किया जाता है। इस प्रकार से अनेक ऐसे पौधे थे जो कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं, अनावृत बीजी पौधों में आते हैं। इनमें कुछ पौधों के डायग्राम भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्वोया, इफिड्रा और वेल्वेशिया ये पौधे आप देख सकते हैं। सिक्वोया के बारे में बताया है, ये पौधा सबसे बड़ा पौधा होता है और बड़ा ही उपयोगी होता है।
इस प्रकार से आज इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, अनावृतबीजी पौधे क्या होते हैं, उनके क्या विशेष लक्षण होते हैं और इन पौधों का आर्थिक महत्व क्या है बताने का प्रयास किया है। आशा है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। इसे अब आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।